आज हम लोग का 8वें दिन का क्लास है। चूंकि एक मेरा मिशन है, जो भी छात्र पूरे बिहार में जो बीपीएससी और एस्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट पेपर जो है कंप्यूटर साइंस है, या जो भी छात्र जैसे मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय का या नवोदय विद्यालय का जो कंप्यूटर साइंस पेपर का जो एग्जाम होता है पीजीटी और टीजीटी का, जो भी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करते हैं उनके लिए खास करके जो मेरा सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग को प्रस्ताव दे चुके हैं, पर डे शाम में 7 बजे हम लोग लाइव आएंगे। पर डे शाम में 7 बजे कंप्यूटर साइंस की क्लास होगी और इस सेशन के माध्यम से मेरा उद्देश्य ये रहता है कि पूरे सिलेबस का जो भी महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है उसका कलेक्शन जो है लावे और आप लोग के बीच डिस्कशन करें, ताकि पूरे बिहार में अधिक से अधिक लोग का रिजल्ट हो। जो भी इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं या तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, जिनका पेपर कंप्यूटर साइंस है, उनके लिए मेरा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन आंसर प्रोसेस से जो है कंसेप्ट का भी इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे, ताकि इसी क्वेश्चन आंसर प्रोसेस से जो है उनका कंसेप्ट भी बन जाए और तैयारी भी बेहतर से बेहतर हो जाए। अब हम लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैच मेमोरी। अब यहां पर हम लोग एक कंसेप्ट को समझते हैं कैच मेमोरी का। तो आप लोग को बता दें, कैच मेमोरी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण मेमोरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मेमोरी जो होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी रैम को बोलते हैं, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसका जिक्र हम लास्ट क्लास में भी किए हैं। और सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। अब हम लोग एक कंसेप्ट को समझते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अगर डेटा मान लीजिए हम लोग का अगर रैम मेमोरी में है, अगर सेव नहीं किए हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी में रहता है। सेव करने के बाद कोई भी डेटा हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग इसको समझते हैं कैच मेमोरी को, क्योंकि ये भी एक मेमोरी का हिस्सा है। एक कैच मेमोरी होता है, ठीक है, और एक वर्चुअल मेमोरी होता है। तो पहले हम लोग कैच मेमोरी को समझते हैं। कैच मेमोरी जो होता है रैम और सीपीयू के बीच में रहता है। आप लोग को बता दें, यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर सीपीयू है, यहां पर हम लोग का कैच मेमोरी है और यहां पर हार्ड डिस्क है। और मान लीजिए यहां पर हम लोग का रैम है, यहां पर कैच मेमोरी है। ठीक है, तो अब हम लोग कैच मेमोरी कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फाइल को हम लोग ओपन करते हैं, तो हम लोग का फाइल सेव कहां रहता है, हार्ड डिस्क में रहता है। मान लीजिए सी ड्राइव हो या डी ड्राइव हो या ई ड्राइव हो या एफ ड्राइव हो। जब कोई फाइल को हम लोग ओपन करते हैं तो उसको रैम एक्सेस करता है। चूंकि कोई फाइल सी अवस्था में, जैसे मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट नाम का कोई फाइल है, या मान लीजिए कोई पावर पॉइंट का फाइल है या एमएस वर्ड का फाइल है या कोई प्रोग्राम है, जब उसको हम लोग ओपन करते हैं तो रैम में आता है। रैम में आता है तो रैम में आने के बाद जो है उसको सीपीयू क्या करता है, एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है। तो आप लोग को बता दे, और बीच में कैच मेमोरी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बार कोई फाइल को हम लोग एमएस वर्ड को खोले तो रैम मेमोरी में आया, उसको सीपीयू एक्सेस किया। फिर एमएस एक्सेल खोले, रैम मेमोरी में आया, सीपीयू एक्सेस किया। तो कैच मेमोरी में क्या होता है कि दोनों के बीच में जो जिसका प्रयोग बार बार करते हैं वो बीच में जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है, तो देखते होंगे जो बार बार, जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड को ओपन किए, अगर पहली बार ओपन किए तो 5 सेकंड लगा, दूसरा बार ओपन कीजिएगा तो 3 सेकंड में ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि बीच में कैच मेमोरी में वो रह जाता है। तो आप लोग को मैं कंसेप्ट बता दे, कैच मेमोरी जो होता है रैम से फास्ट होता है और सीपीयू जो रजिस्टर होता है इससे जो है स्लो होता है। इधर हम लोग जो जो पढ़ेंगे वो मेमोरी का साइज जो है वो कमते जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रैम मेमोरी का साइज जो है कैच मेमोरी के साइज से क्या होता है,
कैच मेमोरी के साइज से रेम मेमोरी का साइज बड़ा होता है। इट मींस रेम मेमोरी का साइज बड़ा होता है, कैच मेमोरी का साइज छोटा होता है। और इससे भी छोटा जो होता है रजिस्टर का साइज होता है। ये भी कंसेप्ट आपको याद रखिएगा। इधर हम लोग इस दिशा में जो जो बढ़ते जाएंगे मेमोरी का साइज भी बढ़ते जाएगा और उसका स्पीड स्लो होते जाएगा। दो कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। इधर हम लोग जो जो बढ़ेंगे तो मेमोरी का साइज जो है बढ़ेगा। मेमोरी का साइज क्या होगा, इधर जो जो बढ़ेंगे हम लोग मेमोरी का साइज बढ़ेगा और स्पीड जो है कम होती चल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और हम चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर प्रोसेस जो है आप लोग को अधिक से अधिक कंसेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग को समझाते हैं। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि सीपीयू का साइज बड़ा होता है कि कैच मेमोरी का साइज बड़ा होता है। क्योंकि हम लोग इस दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, सीपीयू का साइज जो है छोटा होगा। क्योंकि इधर बता दिए डायरेक्शन में मेमोरी साइज बढ़ेगा। इस दिशा में जो ही जाएगा क्या होगा, मेमोरी साइज बढ़ेगा और इस दिशा में जो ही जाएगा तो स्पीड जो है कमेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, यहां पर इसको सीपीयू बोलिए या इसको आप रजिस्टर बोलिए, ठीक है। तो आपको बता दे रजिस्टर का जो स्पीड होता है वो हाई होता है किसकी तुलना में, कैच मेमोरी की तुलना में। और कैच मेमोरी का जो स्पीड होता है किसकी तुलना में हाई होता है, रेम की तुलना में हाई होता है। और रेम का मेमोरी जो है किससे हाई होता है, वो हार्ड डिस्क से उसका स्पीड जो है हाई होता है। अब आपको मेमोरी साइज के बारे में कंसेप्ट सिखाते हैं। रजिस्टर या सीपीयू का साइज जो मेमोरी का होता है वो कम होता है, छोटा होता है, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद कैच मेमोरी का साइज जो है इससे बड़ा होता है। उसके बाद रेम मेमोरी का साइज कैच मेमोरी से अधिक होता है। उसके बाद हार्ड डिस्क का साइज जो है रेम से अधिक होता है। और आपको एक और चीज बता दे, जो कॉस्ट होता है, जो कीमत होता है, ये हार्ड डिस्क का जो कॉस्ट होता है सस्ता होता है। उसके बाद रेम का कॉस्ट जो होता है हार्ड डिस्क की तुलना में महंगा होता है, ठीक है। और रेम की तुलना में कैच मेमोरी जो होता है महंगा होता है। फिर ये रजिस्टर जो होता है महंगा होता है कॉस्ट की तुलना में। आप लोग समझ गए इस तरह से। अब आप लोग समझाते हैं। यहां पर क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैच मेमोरी। अब आप लोग को बताते हैं इट इज मच फास्टर देन मेन मेमोरी। क्या मेन मेमोरी से ये फास्ट होता है? मेन मेमोरी मतलब क्या हुआ, रेम को ही मेन मेमोरी बोलते हैं या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। हम लास्ट क्लास में भी आप लोग को समझा चुके हैं। कंसेप्ट को बना लीजिए, उसको मेन मेमोरी कहिए या प्राइमरी मेमोरी कहिए। या क्वेश्चन ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैच मेमोरी। कैच मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, कैच मेमोरी के कंसेप्ट में कौन कंसेप्ट इसमें से गलत है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इट इज मच फास्टर देन मेन मेमोरी। क्योंकि कैच मेमोरी जो होता है मेन मेमोरी से फास्ट होता है, इसलिए ये जो है हम लोग का सही है, कथन सही है। क्योंकि गलत कंसेप्ट कथन को चुनना है, इसलिए ये कथन सही है। इट इज यूजुअली वोलेटाइल है। क्या कैच मेमोरी वोलेटाइल होता है? आप लोग को बता दे, हम लोग जानते हैं वोलेटाइल मींस क्या होता है, उड़नशील होता है। और रेम से ही कैच मेमोरी का निर्माण होता है। रेम से ही डेटा को एक्सेस करते हैं कैच मेमोरी में। जब रेम हम लोग का वोलेटाइल होता है, रेम कहिए या प्राइमरी मेमोरी कहिए या मेन मेमोरी कहिए, ये तीनों एक ही नाम होता है। कंफ्यूज आप लोग मत कीजिएगा। रेम, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, ये तीनों वोलेटाइल जब होगा तो कैच मेमोरी स्वाभाविक है वोलेटाइल होगा। क्योंकि डेटा जो हम लोग मेन मेमोरी से ही एक्सेस करते हैं। तो यहां पर कह रहा है क्वेश्चन इट इज यूजुअली वोलेटाइल, हाँ या वोलेटाइल होता है, हाँ या उड़नशील होता है। ये भी कथन सही है। इट स्टोर्स डेटा परमानेंट, ये कथन आपका गलत है। क्योंकि रेम में या प्राइमरी मेमोरी में या मेन मेमोरी में या कैच मेमोरी में कोई भी डेटा जो है परमानेंट सेव नहीं होता है। परमानेंट सेव किसमें होता है? वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, जिसको आप लोग को बताए हैं वो हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है। ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग डी को समझते हैं। इट इज स्मॉलर देन मेन मेमोरी। जस्ट आप लोग को पता है यहां पर क्या इट इज स्मॉलर देन मेन मेमोरी, क्या यह मेन मेमोरी से, रेम से या प्राइमरी मेमोरी से छोटा होता है? हाँ छोटा होता है। क्योंकि हम लोग इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में क्या होता है, साइज छोटा होता है। इधर जो भी बढ़ते हैं तो मेमोरी का साइज जो है बढ़ते रहता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो मेमोरी साइज छोटे होते चल जाएगा। क्योंकि कैच मेमोरी का साइज छोटा होता है, रेम का साइज अधिक होता है। यहां कह रहा है इट इज स्मॉलर देन मेन मेमोरी। क्या कैच मेमोरी
मेमोरी जो होता है मेन मेमोरी के साइज से साइज में छोटा होता है। हाँ, ये भी कथन आपका डी कथन भी सही है कि कह रहा है क्वेश्चन में कौन कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट स्टोर्स डेटा परमानेंट, ये गलत जवाब है, ये कथन ही गलत है। अब क्वेश्चन भी यही कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन मेमोरी, कैच मेमोरी, तो कैच मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, इट स्टोर्स डेटा परमानेंट, क्योंकि कैच मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर नहीं करता है, ये कथन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इस तरह से मेरा सोच है, प्रयास है, जो भी छात्र पूरे बिहार में जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एक कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों एक साथ आप लोग को प्रोवाइड करें। अभी हम लोग का 2-3 मंथ समय है। जो भी छात्र इसको अच्छे से सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो शाम में 7 बजे चैनल के माध्यम से लाइव होके क्लास करें, उसको हम बेहतर से बेहतर कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से उम्मीद है अगर आप लोगों को कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग का मनोबल बनता रहे, ताकि आप लोग सोच में कॉपरेट करते रहे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्चुअल मेमोरी, आप लोग को बता दे कैच मेमोरी कंसेप्ट हम लोग समझ गए। अब हम लोग वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी आप लोग को बताते हैं, आप लोग को बता दे वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट के बारे में। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए रैम का साइज जो है 2 GB है, समझ रहे हैं ना आप लोग, रैम का साइज जो है 2 GB है। हम लोग के हार्ड डिस्क में जो है कोई एप्लीकेशन है या कोई प्रोग्राम है या कोई गेम है, मान लीजिए अगर वो 3 GB का है, तो क्या उसको रैम एक्सेस करेगा? नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या होता है, हार्ड डिस्क में ही जो है कुछ जगह जो है वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो जगह कुछ क्रिएट हो जाता है, ताकि जो है हम लोग का हार्ड डिस्क में जो कोई गेम है या एप्लीकेशन है वो 3 GB का है और मेमोरी का साइज जो है रैम का साइज हम लोग का 2 GB का है, तो एक्सेस तो होगा नहीं। तो बीच में क्या होता है, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट हो जाता है एक्स्ट्रा स्पेस हार्ड डिस्क में। ठीक है, वही होता है वर्चुअल मेमोरी। अब आप लोग को कंसेप्ट को समझाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्चुअल मेमोरी, माने वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट में कौन कथन ट्रू है कौन कथन सत्य है, क्वेश्चन ये कह रहा है। आप लोग को एक चीज बता दें, जब भी आप लोग एग्जाम में खास करके बीपीएससी में क्योंकि थोड़ा सा मेंटल क्वेश्चन आता है और स्टेट में भी जिसका पेपर कंप्यूटर साइंस है, तो क्वेश्चन अगर कोई छात्र समझ जाते हैं तो समझिए कि 90% जो है वो क्वेश्चन का जो है जवाब ऑटोमेटिक अचीवमेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला कह रहा है ऑप्शन, इट अलाउज द सिस्टम टू रन लार्जर एप्लीकेशन देन द फिजिकल रैम कैन सपोर्ट। ये बिल्कुल वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट से आपको मिलता है। इसमें कह रहा है इट अलाउ द सिस्टम टू रन लार्जर एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन लार्ज है किससे, फिजिकल रैम से, किसी का मान लीजिए कोई फाइल का साइज या एप्लीकेशन का साइज अगर रैम के साइज से अधिक होता है, वही कह रहा है तब वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट जो है अलाउ होता है। कह रहा है इट अलाउ द सिस्टम, ठीक है, टू रन लार्जर एप्लीकेशन देन द फिजिकल रैम कैन सपोर्ट। अगर रैम का साइज, कोई एप्लीकेशन का साइज जो है का साइज बड़ा है, रैम का साइज छोटा है, इस कंसेप्ट में जो है वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट जो है क्रिएट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है इट यूजेस द सीपीयू एट इट्स मेन स्टोरेज। क्या सीपीयू जो है वर्चुअल मेमोरी को मेन स्टोरेज के रूप में स्टोर करता है, उपयोग करता है? इट यूजेस द सीपीयू एट इट्स मेन स्टोरेज। क्या सीपीयू जो है मेन स्टोरेज के रूप में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करता है? नहीं, मेन स्टोरेज के रूप में सीपीयू स्टोर किसको करता है, यूज करता है? वो हार्ड डिस्क को करता है, पेन ड्राइव को करता है, सीडी को करता है, मगर वर्चुअल मेमोरी को नहीं करता है। ठीक है, इट इज ओनली यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल के लिए वर्चुअल मेमोरी का उपयोग होता है? नहीं। ठीक है, इट ऑलवेज इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। क्या परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम को इंप्रूव करता है? नहीं। तो इट मींस जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आज के सेशन में आप लोग को मेरा सोच है, प्रयास है, आप लोग को कैच मेमोरी कंसेप्ट को क्लियर किए हैं। दूसरा कंसेप्ट जो है वर्चुअल मेमोरी को आप लोग को देने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं
और जो मेरे क्वेश्चन का जो निचोड़ है, जो भी बीपीएससी का जो एस्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये रामबाण क्वेश्चन सब साबित होगा, ताकि जो भी वीवीआई क्वेश्चन है जो पूरे सिलेबस का जो आप लोग को मैं देने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर समझ रहे हैं और देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर का टाइप जो है कौन नहीं है, ठीक है। तो आपको बता दे, पहला ऑप्शन है जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। ये सीपीयू का जो रजिस्टर होता है ये टाइप होता है, हम लोग जब पढ़िएगा सिलेबस में टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर, तो जनरल पर्पस रजिस्टर जो जीपीआर है वो सीपीयू रजिस्टर का टाइप होता है। डेटा रजिस्टर डीआर ये भी जो है सीपीयू रजिस्टर का टाइप होता है। ऑप्शन नंबर सी इंडेक्स रजिस्टर, जिसको शॉर्ट हम लोग आईआर बोलते हैं, ये भी जो है सीपीयू रजिस्टर का टाइप है, मगर कैच रजिस्टर नहीं होता है, कैच मेमोरी होता है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए जो है कह रहा क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर का टाइप कौन नहीं है, तो जनरल पर्पस रजिस्टर टाइप है, डेटा रजिस्टर टाइप है, इंडेक्स रजिस्टर टाइप है, मगर कैच रजिस्टर टाइप नहीं है, क्योंकि कैच मेमोरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, यहां तो कोई आपको डाउट है ना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैच मेमोरी। फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया ये, हाँ ये थोड़ा दूसरा, इससे थोड़ा भिन्न क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखिए कैच मेमोरी से संबंधित ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चूंकि आप लोग को बता दे, हम समझते हैं लगभग आप लोग 70 से 80 हजार के आसपास जो है कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली हो रहा है बीपीएससी के माध्यम से, अच्छा खासा सीट है। जो भी छात्र खास करके अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से वो तैयारी करना शुरू कर दे। उसका एक ही कंसेप्ट जो है हम इस चैनल के माध्यम से उसको देने का प्रयास करेंगे और मोटा मोटी वो सक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग कैच मेमोरी का दूसरा क्वेश्चन समझते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैच मेमोरी। यानी कैच मेमोरी के कंसेप्ट में कौन कथन ट्रू है, कौन कथन सत्य है, ठीक है। कैच मेमोरी इज यूजुअली स्लोअर देन रैम। क्या कैच मेमोरी जो होता है रैम से स्लो होता है। अभी जस्ट आप लोग को बताएंगे यहां पर रैम से जो है कैच मेमोरी क्या होता है, फास्ट होता है। इस दिशा में जो भी जाएंगे तो हार्ड डिस्क से फास्ट रैम होता है, रैम से फास्ट कैच मेमोरी होता है, कैच मेमोरी से फास्ट सीपीयू का रजिस्टर होता है। आप लोग को समझा चुके हैं ना। तो यहां पर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैच मेमोरी। कैच मेमोरी इज यूजुअली स्लोअर देन रैम। इसका क्या होगा आंसर, क्या रैम से स्लो होता है, तो ये ऑटोमेटिक कथन गलत है, गलत है ना, वाकई गलत हो गया। कैच मेमोरी इज यूजुअली स्लोअर देन रैम। क्या रैम से स्लो होता है, नहीं, क्योंकि रैम से ये फास्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का रहा है कैच मेमोरी इज मच फास्टर देन रैम। क्या रैम से जो है ये फास्ट होता है कैच मेमोरी, आप लोग को बता दिए जस्ट, ठीक है। इस दिशा में अगर हम लोग जाते हैं तो स्पीड देखिए, हम लोग इस दिशा में जो बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है स्पीड जो है फास्ट होती चल जाएगा। हार्ड डिस्क से फास्ट रैम होगा, रैम से फास्ट कैच मेमोरी होगा, कैच मेमोरी से फास्ट सीपीयू होगा, समझ रहे हैं। तो आप लोग को बता दें यहां कर रहा है हाँ कैच मेमोरी इज मच फास्टर देन रैम। क्या रैम से कैच मेमोरी फास्ट होता है, हाँ फास्ट होता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। कैच मेमोरी इज लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू। क्या कैच मेमोरी जो है सीपीयू के आउटसाइड लोकेट होता है। ये थोड़ा सा उतना मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी कथन उतना सही नहीं माना जाएगा। कैच मेमोरी इज वोलेटाइल एंड डजंट डेटा आफ्टर पावर ऑफ। क्या कैच मेमोरी वोलेटाइल होता है, हाँ कैच मेमोरी क्या होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक है। कैच मेमोरी चूंकि रैम का ही पार्ट है, कैच मेमोरी जो है रैम से ही हम लोग एक्सेस करते हैं। जब रैम वोलेटाइल होगा तो कैच मेमोरी वोलेटाइल होगा, उड़नशील होगा। तो ये वाक्य भी सही है, कैच मेमोरी वोलेटाइल, हाँ कैच मेमोरी वोलेटाइल होता है। एंड डजंट डेटा आफ्टर पावर ऑफ, पावर ऑफ हो जाने के बाद जो है उसमें डेटा क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है। ये भी कथन सही है। अब यहां पर कंफ्यूजन हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है कि डी सही है।
ये आप लोग को बता दे, केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी केंद्रीय विद्यालय कंप्यूटर साइंस पेपर का, ये क्वेश्चन डाला गया था। और आप लोग को बता दें फाइनल आंसर की जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अब क्या है करेक्ट आंसर है आप लोग को बताते हैं। रैम भी वोलेटाइल होता है और कैश मेमोरी वोलेटाइल होता है, इसलिए यहां पर कंफ्यूजन कंसेप्ट में हो रहा है, ये कॉमन हो गया। मगर यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं कैश मेमोरी इज मच फास्टर देन रैम, यहां क्लियर कर दिया है कि रैम से जो है कैश मेमोरी फास्ट होता है। मगर ये गुण जो है कैश मेमोरी का गुण और रैम का गुण ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है, इसलिए पूरे कंसेप्ट का निचोड़ ये कहता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि रैम भी वोलेटाइल होता है, कैश मेमोरी वोलेटाइल होता है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर एप्रोप्रिएट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंसेप्ट को समझते हैं। एन एल्गोरिथम जो क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को बता दें एल्गोरिथम होता क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी बहुत सारे छात्र इस कंसेप्ट में कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई कार्यक्रम करना है या कहीं जाना है, तो हम लोग पेपर पर स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में लिखते हैं ना, किस टाइम में क्या करना है, किस टाइम में क्या करना है। जैसे मान लीजिए और हम लोग का कोई अगर मान लीजिए इंटरव्यू है 10 बजे सुबह में, तो हम लोग क्या करते हैं जब घर से चलते हैं तो घर से कितना बजे चलना है, 7 बजे चलना है। 7 बजे चलने के बाद 8 बजे क्या करना है, बस पकड़ना है, फिर 9 बजे ट्रेन पकड़ना है। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो हम लोग सोचते हैं उसको पेपर पर जो लिखते हैं उसी को एल्गोरिथम कंसेप्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसका अगर निर्माण करना है तो उसको निर्माण करने में पहले तो हम लोग रफली तैयार करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आप लोग को बता दें एल्गोरिथम भी यही कंसेप्ट पर काम करता है। किसी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखने की प्रक्रिया को ही एल्गोरिथम बोलते हैं। ये फुल्ली प्रोग्राम नहीं होता है, मगर कोई प्रोग्राम को, कोई भी सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग तैयार करते हैं प्रोसेस, उस प्रोसेस को ही एल्गोरिथम कंसेप्ट बोलते हैं। उसी प्रोसेस को जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते हैं, अगर उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वही फ्लो चार्ट कहलाता है। उसी को फ्लो चार्ट बोलते हैं। जब कोई प्रोग्राम को, जब कोई सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, तो लिखने की प्रक्रिया को एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, अगर उसी कंसेप्ट को अगर चार्ट के माध्यम से समझाते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझते हैं एल्गोरिथम कंसेप्ट को, ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो होता है सॉफ्टवेयर में होता है या प्रोग्राम में होता है, कोई प्रोग्राम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है, जो स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसी को एल्गोरिथम कंसेप्ट बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम नहीं है। एल्गोरिथम जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग लिखते हैं, लिखने की क्रिया को, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। और उसी चीज को ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। कंसेप्ट क्लियर? एल्गोरिथम जो है एक प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बी नहीं होगा। ए रियल लाइफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा, मोड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एल्गोरिथम क्या है? एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम कंसेप्ट बोलते हैं। हम आगे बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर शाम में 7 बजे प्रत्येक छात्र जुड़ के पढ़ाई करते हैं तो उनको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आंसर प्रोसेस से कंसेप्ट भी देंगे लेकर, और क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू का भी अभ्यास करा देंगे पर डे शाम में 7 बजे। आगे है, और इस आज जो हम लोग का 8वां सेशन है, 8वां दिन का क्लास है बीपीएससी का। जो भी छात्र क्लास छूट गया है तो वो डे 1 से लेकर डे 7 तक पहले अच्छे से पढ़ ले, उनको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट मिल जाएगा। इसी चैनल पर जाकर वो सर्च कर लेंगे प्लेलिस्ट में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक कंप्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड्स अपॉन, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कंप्लेक्सिटी का। कंप्लेक्सिटी का जो डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल ओ से करते हैं, ये भी बहुत समझ लीजिए आप लोग। कैपिटल ओ कंप्लेक्सिटी जो होता है उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ओ से। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए। अब देखिए कंप्लेक्सिटी जो है किसी भी एल्गोरिथम का, वो दो चीज पर डिपेंड करता है, एक समय पर, टाइम पर, और एक मेमोरी पर। मेमोरी माने स्पेस पर। ठीक है, कोई भी एल्गोरिथम का जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस जो लिखते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर का, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हमको बनाना है उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम का जो कंप्लेक्सिटी है वो दो चीज पर निर्भर करता है, पहला टाइम पर और दूसरा मेमोरी पर माने स्पेस पर। ठीक है, एक और कंसेप्ट आप लोगों को बता दें एल्गोरिथम, ये कंप्लेक्सिटी के सेंस में। कंप्लेक्सिटी जो होता है वो तीन तरह का होता है एल्गोरिथम में। पहला होगा बेस्ट केस, दूसरा हो गया ग्रेस केस, और तीसरा क्या हो गया? वर्स्ट केस। आपको बता दें जो बेस्ट केस होता है एल्गोरिथम का, जो कंप्लेक्सिटी होता है, जो बेस्ट केस होता है उसमें टाइम और स्पेस कहिए या मेमोरी कहिए वो कम लगता है। ठीक है, जिस एल्गोरिथम में जो है मेमोरी और टाइम कम लगता है उसको हम लोग बेस्ट केस कंप्लेक्सिटी बोलते हैं। एक होता है एवरेज केस जिसमें समय और मेमोरी जो है न अधिक लगता है न कम लगता है, उसको हम लोग एवरेज केस कंप्लेक्सिटी बोलते हैं। एक वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी होता है जिसमें जो है अधिक से अधिक टाइम लगता है, अधिक से अधिक मेमोरी जो है कंज्यूम होता है, उसको वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी एल्गोरिथम बोलते हैं। इस कंसेप्ट को सभी लोग समझ लीजिए। अब आप लोग को बता दे क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है एक कंप्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड्स अपॉन टाइम ओनली, समय पर भी डिपेंड करता है और स्पेस माने मेमोरी पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। इफ द एलिमेंट ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड इन ए स्टैक एंड आर डिलीटेड वन एट ए टाइम, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिमूव्ड? आप लोग को बता दें ये क्वेश्चन जो है स्टैक से लिया गया है, और स्टैक के बारे में जो है आप लोग को लास्ट क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट को देने का प्रयास किए हैं। जिन छात्रों का छूट गया है वो लास्ट डे का जो क्लास है डे 5, डे 6, डे 7 को बढ़िया से रिव्यू कर ले। डे 1 में आप लोग को आईओटी के बारे में अधिक से अधिक कंसेप्ट देने का प्रयास किए हैं। तो अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टैक से संबंधित है। अब आप लोग स्टैक के बारे में बताते हैं। स्टैक जो होता है वो किस कंसेप्ट पे काम करता है, याद है आप लोग को? स्टैक जो है आप लोग को बताए थे लास्ट क्लास में, लिफो कंसेप्ट पर काम करता है। आप लोग को ट्रिक भी बताए थे लास्ट क्लास में, जिनका छूट गया है वो अच्छे से देख ले। और स्टैक और क्यू दोनों का कंसेप्ट आप लोग को दिए थे लेकर, एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। क्यू यू ई, ये होता है FIFO कंसेप्ट। ठीक है, इसका ट्रिक ये बताए थे, अगर मान लीजिए यहां पर ई के बाद एफ होता है और के के बाद एल होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करता है कि स्टैक FIFO होगा कि लिफो होगा, तो वो ट्रिक बना के याद कर ले। क्योंकि के के बाद एल होता है इसलिए स्टैक जो है लिफो होगा, और क्यू जो है ई के बाद एफ होता है इसलिए क्यू क्या होगा? FIFO कंसेप्ट पर काम करेगा। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, जिनका छूट गया वो देख लेंगे। अब पहले हम लोग स्टैक कंसेप्ट को देने का प्रयास करते हैं। स्टैक से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको कंसेप्ट भी देकर आप लोग को समझा दे। स्टैक जो होता है वो लिफो कंसेप्ट पे काम करता है। इसका पूरा नाम होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आप लोग को बता दें, एक टिफिन पॉट जो होता है, कोई अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट जो रखते हैं सबसे पहले रखते हैं, सेकेंड पार्ट उसके बाद रखते हैं, थर्ड पार्ट उसके बाद रखते हैं, और फोर्थ पार्ट उसके बाद रखते हैं। जब हम लोग निकालते हैं, समझ रहे हैं ना, तो क्या होता है? चौथा जो पॉट रखे हैं वो पहले निकलेगा। डालते समय पहला को डाले हैं और निकालते समय चौथा को निकाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में डाले हैं वो पहले निकाल रहे हैं।
दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैक। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण 3 ऑपरेशन होते हैं। जब हम लोग इंसर्ट करते हैं डेटा को, एलिमेंट को, तो उसको हम लोग पुश कंसेप्ट बोलते हैं। जब हम लोग एलिमेंट को जो है रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉप कंसेप्ट बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन स्टैक में होता है पुश एंड पॉप। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। इफ द एलिमेंट ABCD आर प्लेस्ड, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में टच किया है क्वेश्चन। इफ द एलिमेंट ABC and D are placed in a stack। अब आप लोग को समझाते हैं, समझ लीजिए एक स्टैक है ये। इफ द एलिमेंट ABC and D are placed in a stack, पहले मान लीजिए A आया, उसके बाद क्या आया? B आया, उसके बाद क्या आया? C आया, उसके बाद क्या आया? D आया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? इफ द एलिमेंट ABC and D are placed in a stack, स्टैक में ये प्लेस्ड हो चुका है, एंड आर डिलीटेड वन एट ए टाइम, जब ये डिलीट होगा, जब ये रिमूव होगा, तो पॉप कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिमूव? जब रिमूव जो होगा ये किस ऑर्डर में जाएगा? पहले तो डी रिमूव होगा, उसके बाद क्या होगा? सी रिमूव होगा, उसके बाद बी रिमूव होगा, उसके बाद ए रिमूव होगा। कौन सा ऑर्डर हो गया बताइए? यहां पर जो है DCB इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं आज के सेशन का। अगर इस तरह से आप लोग का बहुत सारे MCQ पर कंसेप्ट अगर बन जाता है, तो आप लोग एग्जाम में जो है, चाहे स्टेट का हो या BPSC का हो या केंद्रीय विद्यालय का हो, बेहतर से बेहतर अंक आप लोग अचीव कर लीजिएगा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, in a singly linked list, what does the last node next pointer point to? यानी सिंगली लिंक लिस्ट। अब यहां पर लिंक लिस्ट कंसेप्ट को देने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग को बता दें, लिंक लिस्ट, एरे, ये सब डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए लिंक लिस्ट कितने प्रकार का होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो एक होता है सिंगली लिंक लिस्ट, एक होता है डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, एक होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट भी 2 प्रकार का होता है, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा, इन ए सिंगली लिंक लिस्ट व्हाट डज द लास्ट नोड नेक्स्ट पॉइंट टू? लास्ट नोड जो है वो क्या चीज पॉइंट करता है? आप लोग को बता दें, पहले लिंक लिस्ट कंसेप्ट को समझिए। जैसे मान लीजिए ये सिंगली लिंक लिस्ट है, और आप लोग को एक कंसेप्ट और दे देते हैं लेकर, जो सिंगली लिंक लिस्ट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, और जो डबली लिंक लिस्ट होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करता है। कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी दोनों दिशा में काम जो करेगा वो डबली लिंक लिस्ट होगा। जो वन डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो काम करेगा वो सिंगली लिंक लिस्ट होता है। अब आप लोग को बता दें, लिंक लिस्ट में 2 महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पहला पार्ट कौन सा होता है? ये भी एग्जाम में पूछता है कभी कभी। ठीक है, एक होता है आपका डेटा पार्ट, एक होता है आपका एड्रेस पार्ट। ठीक है, इसमें जो है कोई डेटा को हम लोग फिलअप करते हैं। जैसे मान लीजिए डेटा, मान लीजिए आपका 8 हो गया, इसमें एड्रेस पार्ट होता है, लिंक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं। ये जो है इसमें ये मान लीजिए नोड 1 है, नोड 2 है, ये नोड 3 है, N1 N2 N3। ठीक है, प्रत्येक लिंक लिस्ट में जो है 2 पार्ट होता है, एक होता है डेटा पार्ट, एक होता है एड्रेस पार्ट। एक होता है डेटा पार्ट, एक होता है एड्रेस पार्ट। एक डेटा पार्ट, एड्रेस पार्ट। तो डेटा पार्ट में डेटा लिखाता है, एड्रेस पार्ट में क्या होता है? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। इस नोड का एड्रेस यहां अटैच होता है। फिर यहां पर डेटा पार्ट में जो है जो भी डेटा अगर होगा इसमें डेटा भरा जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, ये जो एड्रेस पार्ट में जो है ये एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ये रहता है। फिर इसमें डेटा फिलअप हो जाएगा। इसमें इसके बाद अगर नोड नहीं रहेगा तो ये नल इसका वैल्यू होगा। क्योंकि इसके बाद कोई नोड नहीं है, कोई नोड नहीं है, इसका मतलब नल एड्रेस होगा। क्योंकि इसमें एड्रेस पार्ट होता है
एड्रेस पार्ट इसका नल हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है इन ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट व्हाट डज द लास्ट नोड, व्हाट डज द लास्ट नोड, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, लास्ट नोड, व्हाट डज द लास्ट नोड नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू, नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू क्या बताइए। इसका आंसर जो है नल होगा, क्योंकि इसके बाद लास्ट नोड के बाद कोई नोड तो होगा नहीं, इसलिए क्या होगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए इसका आंसर नल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी कंसेप्ट छुपा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कंसेप्ट को समझते हैं। कहता है ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। लिस्ट माने लिंक लिस्ट। आप लोग को बता दें डेटा स्ट्रक्चर में जो ऑपरेशन होता है वो 6 प्रकार का होता है। ये भी एग्जाम में पूछता है डेटा स्ट्रक्चर में इसमें से कौन ऑपरेशन नहीं है, कौन ऑपरेशन है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कंसेप्ट में। डेटा स्ट्रक्चर में जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है, चाहे वह एरे हो या लिंक लिस्ट हो या स्टैक हो या क्यू हो या ग्राफ हो, इस सभी में जो है 6 महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है। पहला ऑपरेशन जो होता है इंसर्शन। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में जो है हम लोग एलिमेंट को, डेटा को इंसर्ट करने का काम करते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो है दूसरा होता है डिलीशन। माने क्या कि हम लोग एलिमेंट को डिलीट भी करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट भी करते हैं। पहला हो गया इंसर्शन, दूसरा हो गया डिलीशन, तीसरा हो गया सॉर्टिंग, यानी सॉर्ट भी कर सकते हैं। चौथा क्या हो गया सर्चिंग, हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। पांचवा क्या हो गया ट्रेवर्सिंग, माने क्या कि मूव भी कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और छठा क्या हो जाता है बताइए, देख लीजिए, आपको लिख के बता देते हैं। पहला हो गया इंसर्शन, दूसरा हो गया डिलीशन, तीसरा हो गया सर्चिंग, यानी डेटा को कहीं भी खोज सकते हैं। चौथा क्या हो गया अपडेशन, माने डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर 4 लिखा हो तो उसको 5 भी कर सकते हैं। इंसर्टिंग, डिलीशन, सर्चिंग, अपडेशन और आपको ट्रेवर्सिंग, माने मूव भी कर सकते हैं। ट्रेवर्सल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। छठा क्या होगा बताइए, सॉर्टिंग छूट रहा है, सॉर्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा पर जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे, 6 प्रकार का ऑपरेशन होता है। इंसर्शन में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीशन माने हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तीसरा है सर्चिंग, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को सर्च भी कर सकते हैं, कौन डेटा मेरा कहां पर है। अपडेशन माने अगर कोई भी डेटा अगर अपडेट करने की आवश्यकता है तो अपडेट भी कर सकते हैं। ट्रेवर्सल माने एक स्थान से दूसरे स्थान मूव भी कर सकते हैं। और छठा क्या सॉर्टिंग, माने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। इस तरह से ये 6 महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है डेटा स्ट्रक्चर में, चाहे वह एरे हो या लिंक लिस्ट हो या स्टैक हो या क्यू हो या ट्री हो या ग्राफ हो, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट या लिंक लिस्ट इज नोन एज, का जो ऑपरेशन करते हैं उसको ट्रेवर्सल बोलते हैं। इंसर्टिंग नहीं बोलेंगे, सॉर्टिंग नहीं बोलेंगे, मर्जिंग तो होता ही नहीं है, ट्रेवर्सल बोलेंगे। जो डेटा पर जो ऑपरेशन होता है उस कंसेप्ट को हम लोग ट्रेवर्सल बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा पर जो ऑपरेशन होता है उसको ट्रेवर्सल कंसेप्ट बोलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और छोटा भी है। इन ए सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट व्हाट डज द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड पॉइंट टू। बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जो छात्र कंसेप्ट को समझ जाते हैं वो ऑटोमेटिक एग्जाम में सही क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो आपको बता दें, अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट जो है कितने प्रकार का होता है। पहला हो गया सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरा हो गया डबली लिंक लिस्ट,
तीसरा हो गया सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट और चौथा हो गया डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट जो होता है वो वन डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। डबली लिंक लिस्ट जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और सर्किल बन जाता है। और डबली लिंक लिस्ट जो होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करता है और लास्ट नोड जो है फर्स्ट नोड से अटैच हो जाता है। अब कंसेप्ट को समझते हैं। इन्हें सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट आपको बता दे, सर्कुलर डबली का पहले डबली लिंक लिस्ट बनाते हैं और एक और कंसेप्ट आपको दे देते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में जो है दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है डेटा पार्ट, एक होता है एड्रेस पार्ट। मगर डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, तीन पार्ट होता है, दो होता है एड्रेस पार्ट, एक होता है डेटा पार्ट। पहले हम लोग डबली लिंक लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद सर्कुलर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। डबली लिंक लिस्ट में जो है आपको बताए हैं तीन पार्ट होता है, एक होता है डेटा पार्ट, दो होता है एड्रेस पार्ट। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हम तीन नोड का कंसेप्ट निकल बताते हैं आप लोग को। पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड। ठीक है, ये डबली लिंक लिस्ट के बारे में बता रहे हैं। डबली लिंक लिस्ट में आप लोग कंसेप्ट याद रखिएगा, तीन पार्ट होता है, दो होता है एड्रेस पार्ट, एक होता है डेटा पार्ट। ठीक है, मगर सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, दो ही पार्ट होता है, एक होता है डेटा पार्ट, एक होता है एड्रेस पार्ट। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछता है सिंगली लिंक लिस्ट में कितने पार्ट होता है, तो दो पार्ट होता है, डेटा पार्ट और एड्रेस पार्ट। डबली लिंक लिस्ट में तीन पार्ट होता है, दो होता है एड्रेस पार्ट, एक होता है डेटा पार्ट। ठीक है, पहले डबली लिंक लिस्ट समझ लीजिए, उसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है आपको समझा देते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या हुआ, अब देखिए इसमें भी एड्रेस पार्ट हो गया, डेटा पार्ट, एड्रेस पार्ट, एड्रेस पार्ट, डेटा पार्ट, एड्रेस पार्ट। अब देखिए ये जो है इसका एड्रेस जो है ये रखेगा और इसका एड्रेस ये रखेगा, मतलब दोनों दिशा में मूव करता है। इस नोड का एड्रेस जो है ये रखेगा और इस नोड का एड्रेस ये रखेगा। देख रहे हैं, अब इस नोड का एड्रेस ये रखेगा, इस नोड का एड्रेस ये रखेगा। यहां तक क्लियर है, ये डबली लिंक लिस्ट का कंसेप्ट, यहां तक डबली लिंक लिस्ट है। अब सर्कुलर कैसे बनेगा आपको बता देते हैं। लास्ट नोड समझ रहे हैं, लास्ट नोड का एड्रेस फर्स्ट नोड से कनेक्ट हो जाएगा और इसका एड्रेस जो है ये रखेगा। ऑटोमेटिक सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट हो गया। अब समझ लीजिए क्वेश्चन को, इन ए सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट व्हाट डज द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड पॉइंट टू। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में कह रहा है व्हाट डज द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड, नेक्स्ट पॉइंटर टू द लास्ट नोड कहां करेगा, दी सेकेंड लास्ट नोड नहीं, दी फर्स्ट नोड हाँ। What does the next pointer of the last node? What does the next pointer of the last node? Last node का next pointer क्या होगा, फर्स्ट नोड में जाएगा, ये फर्स्ट नोड होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नल होगा नहीं, एक्सेप्ट होगा नहीं। इस तरह से आज का सेशन जो है समाप्त होती है। अगर आप लोग को यह लाइव सेशन जो हम लोग का मोटा मोटी 1 आवर का है, 7 से 8 जो पर डे आप लोग को लाइव लेते हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा आप लोग कष्ट करके लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो है लोग लाभान्वित हो सके। जो भी खास करके बीपीएससी का और कंप्यूटर साइंस का एस्टेट की जो तैयारी कर रहा है, या कंप्यूटर डिपार्टमेंट की जो भी हायर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या जो बेहतर पकड़ जो है कंप्यूटर विभाग में, कंप्यूटर सब्जेक्ट में बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह सेशन जो है बहुत ही अच्छा रहता है। वो लाभान्वित हो सकते हैं जो बेहतर पकड़ कंप्यूटर में बनाना चाहते हैं। इस तरह से आप सभी को पूर्ण लाइव क्लास में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।